Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. Hope you are all fine. Welcome to B4G Brain for Gain channel. तो आज हमारा क्लास फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, हमने ये समझा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, या ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स को जो कि एक लाइफ बनाते हैं, एक ज़िंदगी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो हमने पढ़े थे कि हम उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। फिर हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बायोलॉजी की, मतलब एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ हमने सेल थ्योरी को भी डिस्कस किया था। सेल थ्योरी की 3 पोस्टुलेट्स थी, उनको डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम एक मेन पॉइंट पढ़ा था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केमिकली बॉन्डेड बाय एटम्स, कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटम्स से केमिकली मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सेल केमिकली किस तरह से मिलकर बना है, ठीक है, आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो यहाँ पर कंप्लीट बेसिक सी, या आप कह लो फंडामेंटली तौर पर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेंशन किया गया है। हम बुक रीडिंग भी करते हैं, पहले हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, लिविंग सेल्स। हमारे पास आप ये पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। सेल लिविंग होते हैं तभी तो हम ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाते हैं। और जिनके सेल्स, और मतलब हमारे सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स लिविंग होते हैं, क्योंकि अगर एक हमने दीवार खड़ी करनी है, ठीक है, एक वॉल बनानी है, अगर उसकी बेस हम जो है मजबूत बनाएंगे तो फिर वो दीवार भी मजबूत बनेगी। और अगर उसकी बेस, उस दीवार की बेस हम अगर कमज़ोर बनाएंगे तो वो दीवार भी कमज़ोर बनेगी। तो सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग का मतलब जानदार, जिंदा क्यों है? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा अपने लिविंग सेल्स की वजह से हैं। हमारे सेल्स लिविंग होते हैं, हम लिविंग रहते हैं। हमारे सेल जब नॉन लिविंग हो जाते हैं, जब हमारे सेल अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं, तो हम नॉन लिविंग होते हैं या डेड कहलाते हैं। तो लिविंग सेल, आपको मैंने इस इतने से वर्ड की इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी ताकि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो सको। तो लिविंग सेल्स में एक लिविंग मैटर होता है। मैटर कोई चीज़, ठीक है, तो लिविंग सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है, वो चीज़ भी लिविंग होती है। अब लिविंग सेल के अंदर वो चीज़ लिविंग होती है, लिविंग सेल। अब सेल खुद लिविंग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर की सारी चीज़ें लिविंग है, ठीक है ना। तो लिविंग सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म, अब ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, एक लिविंग मैटर होता है जो कि सेल में होता है। प्रोटोप्लाज्म का आप ये भी कह सकते हो कि जब आप साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, जब इन दोनों के फ्लूइड को ऐड करते हो तो आपके पास वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो। तो साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर से निकला है, न्यूक्लियर से निकला है। तो साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का फ्लूइड, जब आपस में इनको ऐड करें, इन सबको अगर हम ऐड करें तो इकट्ठा हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म पूरे सेल का फ्लूइड होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सारे फ्लूइड्स आ जाते हैं। बट अगर कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म किसका फ्लूइड है तो आप बोलेंगे सेल का, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्लाज्म आपके पास न्यूक्लियस का, बट प्रोटोप्लाज्म टोटली सेल्स का आपके पास पूरे सेल का क्या है? मैटर है। और ये फ्लूइड, ये मैटर लिविंग होता है, जिस वजह से सेल क्या होते हैं? लिविंग होता है।
तो इस प्रोटोप्लाज्म में तकरीबन कंटेन्स 70% to 90% H2O। इट मीन्स एक सेल में कितना वाटर होता है? एक सेल में 70 to 90% वाटर होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। इफ वाटर इवापोरेटेड, अगर सेल में से वाटर को इवापोरेट करा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, सुखा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जो बाकी का मास बच जाएगा ना, क्योंकि 70 to 90% हमने क्या बोला? वाटर होता है, ठीक है ना, तो 30 to 10% हमारे पास क्या होगा? वो मास भी अलग से होगा। ठीक है, एक अलग मास होगा। जब 70 to 90% वाटर है तो 30 to 10% हमारे पास कोई और मास भी है, और वो जो मास हमारे पास बचेगा वो सेल का मास हमारे पास ड्राई वेट ऑफ सेल कहलाएगा। अब ड्राई वेट ऑफ सेल्स का नाम क्यों रखा गया है? ड्राई वेट का मतलब नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम यहाँ पे वाटर को ड्राई करके जो वेट बच रहा है हम उसको ड्राई वेट ऑफ सेल कह रहे हैं। अब ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट किस पर करता है? पहले हमने प्रोटोप्लाज्म को देखा, 70 to 90% वाटर होता है। फिर हमने देखा कि अगर इस वाटर को इवापोरेट कर दें तो इसके अंदर ड्राई वेट ऑफ सेल कुछ मास बचता है, उसे हम ड्राई वेट ऑफ सेल कहते हैं। अब इस ड्राई वेट ऑफ सेल में कंसिस्ट ऑन सी मीन्स कार्बन, कंसिस्ट ऑन कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। इस ड्राई वेट के अंदर कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन से मिलकर या कार्बन यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन होती है, मॉलिक्यूल्स की ऐसी लंबी चेन होती है जिसके अंदर कार्बन होता है, उसके हर मॉलिक्यूल में कार्बन होता है। ड्राई वेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सबसे पहले आपको एक शेप बता दी गई है कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होती हैं, लंबी चेन जैसी, यानी कि हर एक उसका पार्ट जो है उस चेन यानी कि वो एक लंबी सी चेन होती है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास ड्राई वेट ऑफ सेल कहलाते हैं। अब उन कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और यही बायोमॉलिक्यूल्स या आप इसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, ये बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्योंकि वाटर तो अपना रोल प्ले करता है, बट जितना ज़्यादा रोल प्ले ये बायोमॉलिक्यूल्स करते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बायोमॉलिक्यूल का अपना फंक्शन होता है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं ये हम देखते हैं। इतनी मत समझ आई कि ड्राई वेट ऑफ सेल क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसी लंबी चेन होती है मॉलिक्यूल्स की जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। इसके बाद इस लॉन्ग कार्बन ऐसे मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन जिसमें कार्बन हो उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपने आई होप क्लास 9 में केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स तो पक्के हों, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, इस तरह की केमिकल बॉन्ड्स को जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। कार्बन तो मस्ट होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, बाकी कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी इन तीन ही एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें मस्ट होते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स को हम किसकी टाइप कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप कहते हैं। इसके बाद है 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इतना तो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है, और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो बेसिक
वैसे तो 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, बट उनमें से जो बेसिक हैं, जो मोस्टली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका मेन रोल हमारी बॉडी में है, वो 6 हैं और उनका नाम बायो एलिमेंट्स है। वो 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो 6 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स में आपके पास ये 6 एलिमेंट्स 98% होते हैं। बाकी के 2% जो रिमेनिंग 2% रह गया है उसके अंदर वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स का 98% हमारे पास यानी कि 98% हमारे पास ये एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स 98% इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। बाकी के 2% आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास आयंस आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। आपने केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल आज पढ़ा कि लिविंग सेल्स आपके पास, लिविंग सेल्स के अंदर लिविंग मैटर होता है, वो आपके पास प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म आपके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके पास प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। अगर इस वाटर को इवापोरेट करा दिया जाए तो जो रिमेनिंग मास सेल के अंदर बचता है वो ड्राई वेट ऑफ सेल कहलाता है। और ड्राई वेट ऑफ सेल में आपके पास कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये आपके पास टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मस्ट हो। इसके बाद है 6 बायो एलिमेंट्स आपके पास हैं। वो हैं आपके, वो 6 बायो एलिमेंट आपके पास वैसे तो 16 होते हैं, ठीक है, वैसे आपके पास टोटल 16 है। उनमें से 6 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर हैं। अब ये 6 बायो एलिमेंट्स से मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स 98% किन से मिलकर बना है? इन 6 बायो एलिमेंट्स से मिलकर बना है। बाकी के जो 2% है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आयंस, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। बुक रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 2 पे है टॉपिक 1.1 केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। It is already established that all living organisms are structurally composed of cells, कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, हमें पता है। एंड लिविंग सेल कंटेन्स अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और लिविंग सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द एक्चुअल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नॉन परफेक्टली। प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कॉम्पोजिशन को अब तक परफेक्टली तौर पे हम नहीं जान चुके हैं, नहीं, जब तक हमने उसको सही से नहीं पढ़ा, ठीक है ना, सही सब तक उसको सही से डिस्कवर नहीं कर पाए। However, ताहम केमिकली इट कंटेन्स 70 to 90% H2O। केमिकली देखा जाए तो इसके अंदर 70 से 90% क्या होता है? पानी होता है। इफ द वाटर इज इवापोरेटेड, अगर पानी को इवापोरेट करा दिया जाए, द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जितना भी मास बचाएगा वो ड्राई वेट ऑफ सेल कहलाएगा। कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, जो कि मुश्तमिल होता है कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स पर, जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करें, वो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है द एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब ऐसे एलिमेंट्स, यहाँ पे बायो भी लिख सकते हो, तो ऐसे बायो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में शामिल होते हैं, सिंथेसिस यानी कि उनको बनाने में, प्रिपेयर करने में शामिल होते हैं, वो कौन से हैं? आर मेनली 6, वो 6 हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। द फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। ये 6 एलिमेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स का 98% बनाते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स का 98% ये एलिमेंट्स बनाते हैं। और बाकी का जो 1-2 पॉइंट्स जो है वो मैंने आउट ऑफ बुक लिखे हैं जो कि नेसेसरी है, आप उनको अपनी नोट्स में ऐड कर दीजिएगा।
सो इट वॉज ऑल अबाउट मी। आज का आपके लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि अब बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनका यूनिट्स, उनके लिंकेजेस वगैरह वगैरह, ये सब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।